हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं त्रैमासिक आकलन प्रश्न पत्र कक्षा 6 का सेट ए। उससे पहले कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। निर्देश में क्या दे रखा है कि सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है। तो जिस भी विद्यार्थी का था उसका नाम था ये गरिमा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें ज़रूरी क्या है कि आकलन शुरू करने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़ें एवं सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह आकलन प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कृपया कक्षा 6 के आकलन के लिए 30 प्रश्न वाली OMR शीट का प्रयोग करें। OMR शीट केवल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए ही भरी जानी है। तो जो OMR शीट होगी वो सिर्फ प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए ही भरी जानी है। पॉइंट नंबर थर्ड है, सभी विद्यार्थियों के साथ उनका सरल ऐप में उल्लिखित ID जो कि 9 अंक की है साझा करें एवं OMR शीट को भरने में सहयोग दें। विद्यार्थी के लिए कुछ यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं जो कक्षा 6 के आकलन के उपरांत OMR शीट में शिक्षक द्वारा दिए गए ID 9 अंकीय को भरें एवं अपना नाम लिखें। हर प्रश्न में जिस विकल्प को चुना गया है OMR शीट पर उस गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से भरे या उसको खाली कर दे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो भी वहाँ पे गोले दिए होंगे उसमें सही का निशान नहीं मारना है, ना ही क्रॉस मारना है और ना ही जो गोला होगा उसको स्क्रैच करके आधा छोड़ देना है। भरना है तो पूरी तरीके से जो गोला होगा उसको भर दीजिएगा। क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उस गोले को छोड़ दीजिएगा खाली ही। अब हम लोग प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है यहाँ पे, दिए गए वाक्य में सही विराम का प्रयोग कीजिए। वाक्य क्या दे रखा है कि गुरु और शिष्य में विद्यालय की शोभा क्या है। तो दोस्तों अगर क्या शब्द आ जाता है तो आपको पता है यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके बाद हम किसका साइन लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या होते हैं प्रश्नवाचक के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और मतलब कि क्वेश्चन मार्क्स होते हैं और इसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इस पूर्ण विराम के आगे हम क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह किस ऑप्शन में, पहले में देख पा रहे हैं, पहले में ही हो गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पहला। सेकंड में आप अलग अलग साइंस यहाँ पे दे रखे हैं विस्मयबोधक का, पूर्ण विराम का। प्रश्न नंबर सेकंड है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पे कौन सा शब्द है जो कि इस वाक्य को पूरा कर देगा। पहला है, आप डैश डैश तो जग भला। तो आप अच्छे तो जग भला, या आप खराब तो जग भला, या आप गंदे तो जग भला, या आप भले तो जग भला। तो इसलिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं सबसे बढ़िया इसमें जो शब्द है वो भला है। और आपकी किताब का क्वेश्चन भी है इसलिए आपको याद रहना चाहिए, आप भले तो जग भला। तो ये जो भला शब्द है यहाँ पे हम भर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा आप भला तो जग भला। प्रश्न नंबर 3 है, अधिक प्रिय होना मुहावरे का अर्थ होता है। पहला है आँखों का तारा, दूसरा आँखों में धूल, तीसरा है आँख आना और चौथा है आँखों में पानी आना। तो अधिक प्रिय होने का मुहावरे का अर्थ होता है आँखों का तारा होना। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा है अनुप्रास अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, श्लेष अलंकार। तो दोस्तों श्लेष अलंकार क्या कहता है, कोई शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया गया है तो उसके जो अर्थ होंगे वो जितनी बार होंगे उतनी बार अलग अलग होंगे। यहाँ पे पानी शब्द 3 बार प्रयोग हुआ था। जैसे पहला यहाँ पे है पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये 3 शब्द यहाँ पे, इस पानी जो शब्द का अर्थ है, इस पानी का जो अर्थ यहाँ पे निकला है वो तीन लोगों के लिए 3 तरीके से निकला है। पहला तो अगर बात करते हैं मोती के लिए, मोती के लिए क्या है, यहाँ पे चमक की बात की गई है। मोती के लिए क्या है, चमक है।
दूसरा पानी का जो यहाँ पे अर्थ है वो मानुष के लिए है। मानुष मतलब मनुष्य। मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा है। मनुष्य की प्रतिष्ठा के बारे में बात की गई है। और चून मतलब चूना है। चूना में आप दोस्तों अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो आपके लिए वो चूना खराब है, बेकार है। तो चूने के लिए पानी की आवश्यकता है। चूने के लिए अलग अर्थ हुआ है पानी का। पानी का इस्तेमाल चूने के लिए अलग तरीके से किया गया है। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा की बात की गई है। और पानी जो है, चमक जो है मोती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मोती के लिए जो पानी का इस्तेमाल हुआ था वो चमक के लिए है। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा की बात की गई है। चूने के लिए पानी की बात की गई है। इस प्रकार से आपने देखा श्लेष अलंकार। और एक और होता है चरण धरन चिंता करत चिंतवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। यहाँ पे सुबरन शब्द है। सुबरन उसका कवि के लिए अलग अर्थ होगा, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ होगा और चोर के लिए अलग होगा। सुवर्ण मतलब सोना यहाँ पे, ठीक है। तो सोना मतलब सुवर्ण, जैसे कि चोर के लिए सोना हो जाएगा, कवि के लिए आपको मतलब कि उसके लिए सुंदर वर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये भी आपका जो वाक्य है वो भी श्लेष अलंकार का ही है। प्रश्न नंबर 5 है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे संख्या दे रखी है, उसमें 7 का स्थानीय मान निकालना। बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो संख्या जैसे दे रखी है उसे लिख लेना है। जो संख्या जैसे दे रखी है 91738, जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछे वहाँ से इस प्रकार से तीर बनाने हैं। फिर वो संख्या लिखनी है। उसके आगे जितनी भी संख्याएँ होती हैं उतने जीरो बढ़ा देना है। ये आपका 700 आपका आ जाएगा आंसर 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं किसमें 700 है। पहले में 7 है, दूसरे में 70 है, तीसरे में 700 है और चौथे में 7000 है। इसलिए 700 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिखा और यही सही हो जाएगा। सेकंड भी आपका स्थानीय मान ही निकालना है, इसलिए कि इसमें 8 का स्थानीय मान का योग निकालना है। 2 8 यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम बात करते हैं 3 8 7 8 2 1 की, तो पहले के लिए इस प्रकार से तीर बनाना है। तो क्या बन जाएगा, 8 ऐसे उतार लेना है। उसके आगे जितनी संख्या रहेंगी उतनी जीरो बढ़ा देना है। 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ गया। अभी 60 के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से भी साइन खींचेंगे। उसके बाद 8 को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो। 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ये जो 4 जीरो आपका बढ़ गया 80,000। 80,000 में 8 जोड़ेंगे, 800 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, आइए जोड़ कर देखते हैं। 80 1 2 3 और 4, फिर यहाँ पे हमें 800 जोड़ना है। 800 जोड़ देंगे, प्लस कर दीजिएगा। जीरो में जीरो जुड़ेगा, जीरो में जीरो जुड़ेगा, जीरो ही आएगा। जीरो में 8 जुड़ेगा, 8 ही आ जाएगा। फिर जीरो आ जाएगा और 8 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से 80 800 80,800 किस ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। 80,800 किस ऑप्शन में हमको दिखने मिल रहा है। पहले हम देखेंगे 80,080 गलत है। दूसरे में आपका 80008 ये भी नहीं है। तीसरे में आपको 80800 ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में है 80,800, बिल्कुल सही है 80,800। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। 2 स्थानीय मान 8 के निकालने थे, दोनों का योग कर देना था। बच्चे ने सही जवाब दिया था, उसको 1 नंबर यहाँ पे मिलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे दिए गई संख्या रेखा को देखकर उचित गणितीय क्रिया को पहचानिए। अगर हम पहला देखते हैं तो 1 + 2 4 तो होता नहीं है, तो पहला कट ही गया। दूसरा देखते हैं 1 - 3 -2 हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा है, 1 + 2 = 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला दिया ही नहीं, जीरो से पहले संख्या देना रखी है, इसलिए ए भी नहीं होना है। और हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा, सी, या तो इसमें से डी। सी वाला चेक कर लेते हैं। तो सी में चेक करने के लिए क्या है, बच्चे ने किया इसको 0 से 1 अंक जाएंगे, क्योंकि उसने कह रहा है 0 से 1 अंक जाना है, फिर वहाँ से 2 अंक, ठीक है। और उनका 2 सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल बात सही हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गई संख्या को देखकर उचित गणितीय सक्रिया को पहचानिए। सेम प्रश्न उस प्रकार से एक और प्रश्न आ गया है। पहले में 1 + 3 + 3 = 7, दूसरे में 4 + 7 4 + 3 = 7, और तीसरे में 3 + 2 5, या चौथे में 3 + 4 8। ये तो होगा नहीं, पहले काट दो। आइए पहले इसका राइट आंसर है कैसे है,
जैसे कि पहले स्थान पे अपने क्या चला, 3 अंक चला। फिर उसके बाद 3 अंक अगर देखते हैं और इस तरह से 1 2 3, फिर हम 3 अंक चलेंगे और 3, सॉरी पहला नहीं सही होगा, ये भी गलत है। अगर हम 3 अंक यहाँ पे चलें, फिर 3 अंक चल रहे हैं, तो ये आपको नहीं कर अप्रोप्रिएट कर पा रहा है। अब बी को चेक करते हैं, पहले भी क्या चलना है, 4 अंक। तो हम क्या करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्थान चले। फिर उसके बाद हमको कितना चलना है, 3 स्थान, यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक, और इनका जो सम होता है क्या होता है, वो 7 है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी का भी चेक कर लेते हैं। सी में क्या करना था, 3 स्थान पहले चलना था, 1 2 3, फिर हमें 2 स्थान चलना था, 1 2, तो 1 2 3 1 2। फिलहाल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9 है, हुज फ्लाइज द एरोप्लेन। एरोप्लेन को कौन उड़ाता है? पहला ऑप्शन है पायलट, दूसरा है कैप्टन, तीसरा है ड्राइवर और चौथा है इसमें से डॉक्टर। तो डॉक्टर आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर हो नहीं सकता है। डॉक्टर ये क्या है, मरीजों का इलाज करता है। ड्राइवर जो होते हैं ये कार बस इत्यादि को चलाते हैं। कैप्टन, यहाँ पे कैप्टन भी नहीं होगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पायलट। जो पायलट होते हैं वो लोग एरोप्लेन को उड़ाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए पे आप भी सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, आई बेक बिस्किट ब्रेड एंड केक, हु एम आई। मतलब कि मैं क्या करता हूँ, बिस्कुट बेचता हूँ, ब्रेड बेचता हूँ और केक बेचता हूँ, तो मैं कौन हूँ? ये सब करने वाला कौन होता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर। क्या डॉक्टर ये सब बेचता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, इसलिए पहले गलत हो गया। दूसरा है कोबलर। तो कोबलर का यहाँ पे अर्थ होता है मोची, जूतों को मरम्मत करने वाला। क्या मोची का काम है ये ब्रेड बेचना, बिस्कुट का बेचना या केक बेचना? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाता है। ग्रोसरी मतलब होता है किराना का स्टोर, तो किराने के स्टोर में सिर्फ बिस्किट ब्रेड नहीं रहता, और भी चीज़ें रहती हैं, इसलिए भी गलत हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट है यहाँ पे ऑप्शन होगा बेकर। जो बेकर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, बिस्किट ब्रेड और केक बेचते हैं। सिर्फ यही दुकान रहती है बेकर में, और कोई दुकान नहीं रहती है, और सब सामान नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विच मंथ कम बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आता है? तो आपको पता है सितंबर होता है, और अक्टूबर की बात पूछता है तो नवंबर होता है। ठीक है, अक्टूबर से पहले आपको ध्यान में रखना है सितंबर, उसके बाद अगर पूछता है तो नवंबर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये तो पता ही है, जुलाई के मंथ पूछना बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चा इसको कर पाता। प्रश्न नंबर 12 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गॉड। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द पहचानना हमको, गुड का, सॉरी गॉड बोल दिए, विलोम शब्द पहचानना है गुड का। गुड का क्या होता है आपको पता है, बैड होता है। गुड माने अगर अच्छा होता है, तो बैड मीन्स क्या होता है, बैड मीन्स खराब होता है या गंदा होता है। ठीक है, इसलिए हॉट नहीं होगा, हॉट मीन्स गर्म हो जाता है, बिग मीन्स बड़ा हो जाता है, वेल मीन्स कुआं। इस प्रकार से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड का एंटोनिम्स हो जाएगा बैड। तो यहाँ पे गुड का जो विलोम शब्द होता है बैड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का आधुनिक माध्यम है। संचार की बात करते हैं तो आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में कौन सा संचार का सबसे बढ़िया माध्यम है। आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो वो पहले ज़माने के हुआ करते थे, राजा महाराजों के समय दूध भेजे जाते थे संचार के लिए, कोई सूचना पहुंचानी होती थी। उसके बाद आप देखे होंगे कबूतर आया, कबूतर। उसके बाद फिर अपने डाक के माध्यम से देखा, अब हमने देखा है आधुनिक माध्यम में इंटरनेट का उपयोग। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। आधुनिक संचार की बात करते हैं तो इंटरनेट सबसे बढ़िया माध्यम है, और इसमें आप लोग इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे इससे वीडियो को भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपका संचार का माध्यम होगा, कम्युनिकेशन का माध्यम होगा। और इस प्रकार से इंटरनेट भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि लैन होता है जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, LAN।
लैन होता है, वैन होता है, और भी होते हैं। इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, जो इंटरनेट होता है वो आधुनिक संचार का माध्यम होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान, बिल्कुल सही है। इन्होंने भारत की पहली मूल भारतीय महिला थी जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और अगर पुरुष की बात करते हैं तो कैप्टन राकेश शर्मा, आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो इसका कभी कभी नाम ही पूछा जाता है, पूरा नाम क्या होता है? जैनुल आबदीन अबुल कलाम आज़ाद इनका पूरा नाम है। और ये मिसाइल मैन थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने अग्नि मिसाइल और जैसे मिसाइल की खोज की थी, इसलिए इनका नाम भी पड़ा था मिसाइल मैन। उसके बाद हम बात करते हैं सर CB रमन के बारे में। इन्होंने जो स्कैटरिंग होती है, जो हमारा जो समुद्र होता है नीला क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था, रमन प्रभाव के बारे में बताया था, इसलिए AB प्रभाव बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर D की अगर बात करते हैं तो ये हरगोविंद खुराना की बात हो रही है। इनको खगोल शास्त्र में दिखाया गया, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हरगोविंद जो खुराना था, इन्होंने DNA के बारे में बताया था, DNA की खोज की थी, और इसलिए ऑप्शन नंबर पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, जबकि तीनों आपके बिल्कुल सही हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला और सर CB रमन। और ऑप्शन नंबर D इसका गलत हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हरगोविंद खुराना का जो संबंध है वो खगोल विज्ञान से नहीं है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पहला ऑप्शन है रेत के कणों और लोहे के बुरादे का मिश्रण, दूसरा है नमक और जल का विलयन का मिश्रण, तीसरा है पानी और चीनी का घोल, चौथा है पानी में घुली ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपको पता है दो मिश्रण होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण होता है जिससे होमोजीनियस कहते हैं, और एक होता है विषमांगी। ठीक है, विष से मांगी मिश्रण कहते हैं, और ये होता है हेट्रोजिनस। समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक विलयन बनता है, जिसको कहते हैं समांगी। किसको कह सकते हैं, या तो समांगी या तो विषमांगी। लेकिन समांगी कब होगा और कब विषमांगी होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो हमें दोनों पदार्थ अगर पूरी तरीके से मिल जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देता कौन सा पदार्थ किसमें मिल गया है, इस प्रकार से को हम कहेंगे समांगी मिश्रण। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पानी में चीनी घोल दीजिए, चीनी घोलने के बाद क्या बन जाएगा, जो सोल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा वो आपको समांगी रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा चीनी इसमें। अगर पानी में ही अगर नमक घोल दिए तो भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन पानी में अगर आप पानी में ही अपने बालों को घोल दिया, बालों के कण आपको नीचे दिखाई देंगे और पानी अलग दिखाई देगा, तो ये आपका विषमांगी हो जाएगा। सेम यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेत के कणों को और लोहे के बुरादे को मिश्रण, रेत के कण और बुरादे को मिश्रण करेंगे तो आपका रेत अलग दिखेगा, बुरादा अलग दिखेगा। लेकिन ऑप्शन हम बी में देखेंगे नमक और जल का विलयन, नमक और पानी को एक में मिला दीजिएगा तो नमक और जल को अलग अलग देख नहीं पाएंगे आप। सी में देखेंगे तो पानी और चीनी का घोल, पानी और चीनी की बात करते हैं तो आपको वही सेम प्रोसीजर है, ना चीनी आप अलग देख पाएंगे ना पानी देख पाएंगे। और चौथा है पानी में घुली ऑक्सीजन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे पानी में कितना ऑक्सीजन घुला है। वैसे आपको पता है 4 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 4 ppm जो होता है, किसी भी मछली को किसी भी तालाब या नदी में जिंदा रहने के लिए कम से कम 4 ppm ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 ppm होना चाहिए। ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका पूछा गया था उसके हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रेत के कणों और लोहे के बुरादे का मिश्रण। और बच्चे ने भी इसका राइट आंसर किया था, इसलिए उसको यहाँ से 1 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें पूछा जा रहा है कि द्रव ठंडा होकर परिवर्तित होता है। जो हमारा द्रव होता है दोस्तों, आपको पदार्थ की 3 अवस्था हमने बताई, द्रव, ठोस और गैस। इस प्रकार से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगर हम द्रव को ठंडा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, और अगर हम द्रव को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ध्यान में रखना। अब जैसे कि हम पानी का ले लीजिए, पानी हमारा द्रव के फॉर्म में है, इसको ठंडा किया, हमारा बर्फ़ जम गया तो हो गया ठोस हो गया, बर्फ़ ठोस ही होता है। पानी को हमने गर्म कर दिया तो ये क्या हो गया, वाष्प के रूप में बन गया, और वाष्प क्या होती है, गैस होती है।
तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें पानी के माध्यम से हमने समझ लिया। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव ठंडा होकर किस में परिवर्तित हो जाता है? हमने बताया जो द्रव था अगर ठंडा करेंगे तो ठोस के रूप में, बर्फ़ के रूप में अगर चेंज हो जाएगा तो बर्फ़ कैसा होता है? बर्फ़ हमारा ठोस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें पहला दे रहा है गैस, दूसरा है ठोस, तीसरा है जल वाष्प और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठंडा होने पर द्रव किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। बच्चे ने इसका ऑप्शन दिया था जल वाष्प शायद, इसलिए उसका नंबर यहाँ पे कट जाता है, उसको यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 17 है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का सबसे पहले हम समझ लेते हैं, सब्लिमेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। अगर सब्लिमेशन की बात किया जाए यहाँ पे, तो सब्लिमेशन यहाँ पे कि तीन यहाँ पे पदार्थ शायद हैं, एक बेंजामीन है, एक नेफ्थलीन है और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कपूर है। तो अगर नेफ्थलीन आ जाए, बेंजामीन है, बेंजीन आ जाए, नेफ्थलीन, बेंजीन और कपूर। सबसे पहले हम समझाएंगे यहाँ पे कपूर के बारे में, क्योंकि आप किसने कपूर देखा है, आरती करते हुए देखा आप लोग कभी देखेंगे। कपूर की आरती होती है, कपूर को डाल करके आरती की जाती है। तो कपूर को जब भी आप जलाते हैं तो क्या होता है, वो सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है? गैस से। लेकिन क्या उसमें होता है? पहले ठोस अवस्था में होता है। ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाए? इसको गर्म करने पर या जलाने पर किस में बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए। और लेकिन ये द्रव में ना बदले, यानी कि एक अवस्था से सीधे तीसरी अवस्था में चेंज हो जाए, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। या उसको गैस से हम सीधे अगर ठोस में लेकर आ जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? ये दोनों क्रिया इसमें पाई जाती हैं कपूर में। अगर हम ठंडा कर गैस को किसी माध्यम से उसको ठंडा कर देंगे तो क्या कर बनेगा? हमारा ठोस बन जाएगा, लेकिन वो द्रव में नहीं कभी बदलेगा, द्रव में वो चेंज ही नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन अगर गैस अपने जल को देखा, अभी ऊपर वाले प्रश्न में उसमें देखा जल को गर्म किया, तो सबसे पहले अगर गर्म किया तो क्या हुआ कि द्रव में चेंज, जो द्रव था वो किस में हुआ? अगर हमने गर्म किया तो ये किस में? गैस में बन गया। उसको ठंडा किया तो ये किस में बन गया? बर्फ़ में। अगर बर्फ़ को सबसे पहले अगर देखा जाए ठोस में अवस्था में था, उसको गर्म किया तो ये द्रव में चेंज होगा, फिर द्रव में चेंज होगा तो उसको और गर्म करेंगे तो उसमें गैस में चेंज होगा। तो एक प्रोसीजर यहाँ पे चलता रहता है, क्रिया चलती रहती है। ठोस के बाद द्रव होना, द्रव के बाद आपका गैस में होना। लेकिन जो कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है और बेंजीन होता है, इसमें ये चीज़ नहीं पाई जाती है। अगर इनको हम जलाते हैं तो सीधे किस में हो जाएंगे? ये ठोस अवस्था में है तो सीधे गैस में अवस्था में बदल जाएंगे। तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। तो आशा करते हैं प्रश्न को समझ में आएगा। अब इसके आंसर आप बहुत अच्छे आसान तरीके से देख पाएंगे। तीन चीज़ों को ध्यान रखना था, नेफ्थलीन, बेंजामीन और कपूर। कपूर आपका ज़्यादा पूछा गया है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेफ्थलीन डाल दिया गया है क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए, और बच्चे ने देखो एक बार दूध को मारा, एक बार क्या है तेल को किया, जो कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ना तो दूध होगा, ना पानी होगा, ना तेल होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेफ्थलीन। थोड़ा सा वर्ड भी टफ लगा होगा बच्चे को, इसलिए उसने कन्फ्यूजन में इस क्वेश्चन को कर नहीं पाया। और फिलहाल कई लोगों को अगर जानकारी नहीं होगी तो भी नहीं कर पाएगा नेफ्थलीन के बारे में। तो नेफ्थलीन आपको ध्यान में रखना है। कपूर तो सबको पता होता है, कपूर एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। इसलिए अब ये चैप्टर जो ये आपका पेपर का हल था यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।